नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाजार में आज भारी बिकवाली देखी गई। निफ्टी 18,000 के नीचे फिसला तो बैंक निफ्टी में 3.5% की गिरावट दिखी। किन शेयरों और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली दिखी, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, आज भारी गिरावट देखने को मिली है बाजार में। बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 3% से ज्यादा की गिरावट आई। निफ्टी की जो अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी हुई है वो आज 18,000 के नीचे देखी गई। सेंसेक्स की बात करें तो 1000 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आज सेंसेक्स में भी देखने को मिली और सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में थे। सबसे ज्यादा दबाव आज बनाया है सरकारी बैंकों ने। रियल एस्टेट और मेटल शेयर जो थे वो आज सबसे ज्यादा टूटे हैं। लेकिन इस कमजोर माहौल में भी निफ्टी में जो गेनर्स थे आज के वो थे इंडसइंड बैंक, एल&टी। नतीजा है उसके बाद अच्छी तेजी एल&टी के शेयर में भी देखने को मिली। अल्ट्राटेक और एशियन पेंट्स यहाँ पर अच्छी मजबूती थी। लूजर्स की बात करें निफ्टी के तो अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें कि आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी पर आज दबाव बनाया है पीएनबी ने। 10% की गिरावट थी आज स्टॉक में। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप में जो लूजिंग स्टॉक्स थे वो थे टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, यूनियन बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इन सभी स्टॉक्स ने आज दबाव बनाया। वही अगर गेनर्स की बात करें तो आईआरसीटीसी में आज मजबूती थी। टीवीएस मोटर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब और डालमिया भारत अच्छे नतीजों के दम पर आज डालमिया भारत में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। वहीं रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा दबाव था। गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा डेवलपर्स, आईबी रियल और डीएलएफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया पूजा, पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजार में बुल रन का फायदा अब रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सकता है। नेपियन कैपिटल के फाउंडर एंड एमडी गौतम त्रिवेदी का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 40-50 साल में जब भी स्टॉक मार्केट में बुल रन आता है तभी एक सेक्टर जिसका मैक्सिमम फायदा होता है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। और मुझे लगता है कि इस बार भी ये शुरुआत हो चुकी है जहां पे कुछ लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन्स बुक करके रियल एस्टेट में आ रहे हैं। और इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो जेन्युइन है। मतलब जिसको एक्चुअल यूजर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नॉट कि इन्वेस्टर्स। जो एक जमाने में आपको याद होगा 10 या 12 साल पहले लोग जाके दो 3 फ्लैट खरीदते थे और इन्वेस्ट कि भाई ये अभी यहाँ से डबल होगा, ट्रिपल होगा, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। तो जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है रियल एस्टेट में आज की तारीख में दिख नहीं रही है और जो आ रहे हैं वो जेन्युइन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, विच इज अ गुड न्यूज। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा वो सही बात है। मैक्रोटेक देखो, शोभा देखो, हर एक कंपनी, ओबरॉय देखो, हर एक कंपनी के नंबर्स जो दूसरे क्वार्टर में आए थे वो नियर रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सेल्स। इनफैक्ट शोभा का आप देखो तो शोभा हैज हैड अ रिकॉर्ड क्वार्टर, 51% ग्रोथ इन वॉल्यूम। सो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये मुझे लगता है कि जो डिमांड इंप्रूवमेंट आई है रियल एस्टेट सेक्टर में अक्रॉस इंडिया वो चलती रहेगी। और मुझे लगता नहीं कि राइट नाउ देयर इज एनी स्कोप ऑफ एनी करेक्शन इन रियल एस्टेट। डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम अगले महीने देश का सबसे बड़ा आईपीओ ला रही है। इस कंपनी का आईपीओ साइज 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आईपीओ के बाद आगे पेटीएम की क्या तैयारी होगी, फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे आगे बढ़ेगी और शेयर होल्डर से उनका क्या वादा है, इस पर ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने एमडी एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा और मधुर देवड़ा से बात की। सुनते हैं पूरी बात। विजय, जिन लोगों का ये मानना है दैट पेटीएम एक सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी है और इस समय एक टेक्नोलॉजी कंपनी बैंक और एनबीएफसी बन रही है और दूसरी साइड बड़ी कंपनियां हैं जैसे बजाज फाइनेंस और दूसरी कंपनियां जो एनबीएफसी फिनटेक बन रहे हैं, तो आखिरकार इस मार्केट के अंदर विजय हु विल बी द विनर? एनबीएफसीज विच आर ट्राइंग टू बिकम अ फिनटेक और फिनटेक्स विच आर ट्राइंग टू बी एनबीएफसीज? तो निकुंज, मैं आपको एक बात बोलता हूँ
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है डिफरेंट सेक्टर्स में, इंडस्ट्री के में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनियों ने किसी सेक्टर में अप्रोच करा है। आप रिटेल देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, आप फाइनेंशियल सर्विसेज देख ही रहे हैं, मोबाइल पेमेंट देख ही रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की कंपनियों ने टेक्नोलॉजी एक्वायर करी है। दोनों लोगों के पास राइट टू विन होता है। ऐसा कुछ भी कमी नहीं है किसी भी एनबीएफसी या बैंक में कि वो मार्केट में कंटिन्यू टू विन ना रहे। मैं तो ये कहूंगा कंटिन्यू टू विन। लेकिन क्या होता है कि इस रेस में कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और वो टॉप जो आपने नाम लिए उनकी बात तो मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूं कि वो तो जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि वो मार्केट में विनर हैं, अभी के विनर हैं, और उनके पास अटेंशन और इंटेंशन क्लियर है। लेकिन क्या होता है निकुंज, मार्केट इस तरह से सेगमेंट हो जाता है कि कुछ लोग उसमें लेगर बन जाते हैं, और जो लेगर बन जाते हैं वो मार्केट में से हट जाते हैं, ना कि टॉप लोग हटते हैं। इसी तरीके से एक और नई बात आती है कि मार्केट की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि नए लोगों के लिए वहां पे बहुत जगह होती है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि पेटीएम की सक्सेस अगर हो रही है तो फिर क्या उसके पीछे हु वुड बी कॉस्टिंग इट, आंसर है कि किसी की कॉस्ट का कोई टेंशन नहीं है दोस्त। आई मीन सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत की जो ग्रोथ है और भारत में जो फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड है और जो इंक्लूजन कस्टमर जिसकी हम बात करते हैं, हमने बात करी हुई है कि हम 50 करोड़ कस्टमर को पेटीएम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। उस कस्टमर को लाने के लिए तो इस देश में बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। आपको बिल्कुल टू विन for Paytm to win, nobody else has to lose. That I can definitely say this. It's not a zero sum game. It's a country that is growing. It's an industry that has an obligation. It's such a to good grow. point. And it is even more important to know that everybody can win. We want to be the accelerator of the change. हम वो चेंज एजेंट बनना चाहते हैं जो इस देश में फाइनेंशियल सर्विसेज को उन 50 करोड़ लोगों के पास लेके जाएगा, जिसके बाद भारत की जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ग्रोथ, जो हम जीडीपी ग्रोथ करते हैं, वो हो पाएगी। We are not here to say that this NBFC or this bank is not going to be successful. We are here to say that India will be successful, and it will be because the formal financial services have reached to the nook and corner of the country, and that is mission of Paytm. And Nikunj, I can tell you one thing only: अगर हम इंस्पिरेशन बने सबको बदलने के, तो हम सक्सेसफुल हैं। विजय, आप ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, पर एक फाइनल सवाल विजय आपसे, एक शेयर होल्डर को आप क्या समय प्रॉमिस करेंगे, ग्रोथ या प्रॉफिट्स या दोनों? आने वाले समय में पेटीएम से आपके शेयर होल्डर्स या फिर जो आपके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? निकुंज, मैं जब अपने इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मिलने गया था, तो मैंने उन्हें क्या प्रॉमिस किया था मैं वो बता सकता हूँ। और मैंने उन्हें बोला था, भारत एक देश है जिसमें यंग डेमोक्रेसी है, और वहां पे कस्टमर अब स्मार्टफोन को यूज करके फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस करेगा। अगर आप बिलीव करते हैं कि भारत एक अपने आप में विश्व शक्ति बनेगा, अगर भारत अपने आप में एक फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट का बड़ा प्लेयर बनेगा और बड़ी इकोनॉमी बनेगी, तो ये होना ऑब्लिगेटरी है कि किसी व्यक्ति को इस कंट्री में टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, पेमेंट्स है, इनको देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा। और मेरा मिशन वो है। मुझे नहीं पता कि हम कितने पैसे बनाएंगे और कितना प्रॉफिट कमाएंगे, मुझे ये जरूर मालूम है हम भारत का भविष्य जरूर चेंज कर देंगे। You're not investing in a company that will be benchmarked upon its success on revenue it makes and profit it makes. You're investing potentially in a company which will change the face of a country's access of financial services. We are here as a change agent. We are not here as a money bags. ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कंपनी नायका का आईपीओ आज से खुल गया है और उसे निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला है। पहले दिन इश्यू 1.5 गुना भरा। रिटेल निवेशक इस आईपीओ में 1 नवंबर तक पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 1085 से 1125 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी इस इश्यू से 5352 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी 2400 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब हो गई है। शेयरों का फ्रेश इश्यू 630 करोड़ रुपए का है। वहीं ऑफर फॉर सेल 4721 करोड़ रुपए का है। नायका के इश्यू को लेकर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव है। वहीं आईपीओ के बाद नायका की आगे की योजना और ग्रोथ के प्लान क्या है, बता रही हैं कंपनी की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर। हमने देखा है कि हमारा ग्रोथ टियर 2 और 3 सिटी से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो टियर 1 सिटी अभी हमारा सिर्फ 40% ऑफ द बिजनेस, 40% जितना टियर 1 सिटी से आता है, और बाकी टियर 2 और 3 सिटी में 60% ऑफ आवर बिजनेस वहां से आ रहा है, और वहां की ग्रोथ और ज्यादा है कंपेयर टू द टियर 1 सिटी ग्रोथ। और ये कंज्यूमर अभी इंटरनेट और ई कॉमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं,
ई-कॉमर्स ग्रोथ इज ऑल्सो देयर और ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है। और नायका अब जो प्रोडक्ट्स पहुंचाती है इस सिटीज में वो उनके लिए पहले अवेलेबल ही नहीं था। तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फैशन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम टियर 2 एंड 3 सिटी। और एक अच्छी खबर आपको बता दें कि कोयला मंत्रालय ने कहा है कि पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई में तेजी लाई गई है। पावर प्लांट्स के पास अब औसतन 5 दिन तक का स्टॉक मौजूद है। पिछले एक हफ्ते से लगातार सप्लाई बढ़ रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं 89 स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि कोयले की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और जिस तरह से अब स्टॉक मौजूद है तो ऐसे में माना जाए कि अब खतरा टल गया है। देखिए, पिछले हफ्ते एक अहम बैठक हुई थी। वो बैठक हुई थी कुल मंत्री के साथ कोयला, रेलवे और पावर मिनिस्टर के बीच में, और इस बात पर सहमति बनी थी कि रोजाना 2 लाख टन कोयले की अतिरिक्त सप्लाई जो है वो पावर प्लांट्स को होगी। और इसको देखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया था जिसमें एडिशनल रेलवे देने को तैयार हो गया था। उसका असर अब दिखने लगा है। और आज जो मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कुछ आंकड़े दिए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि अब कोयले का संकट धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। जिसमें एवरेज स्टॉक पावर प्लांट के पास 5 दिन पहुंच गया है। पिछले 9 दिन से कोयले की सप्लाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अगर आप देखें तो पिछले 7 कोयले की सप्लाई में लगातार बढ़ोतरी तो हो रही है, और साथ ही साथ जो टारगेट तय किया गया था रोजाना 2 लाख एडिशनल कोल सप्लाई का, उसको भी अचीव किया जा रहा है। मंत्रालय का अनुमान है कि अगले 6 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ये जो स्टॉक है, एवरेज स्टॉक, वो 5 दिन से बढ़कर 6 दिन हो जाएगा। और 26 तारीख तक पावर प्लांट के बाद जो एवरेज स्टॉक है, एडिशनल स्टॉक है, वो करीब करीब 9 मिलियन टन के आसपास है। तो पावर सेक्टर के लिए संकट दूर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती नॉन पावर सेक्टर को कोयले की सप्लाई को बढ़ाना होगा। जी प्रकाश, बिल्कुल जब सामान्य स्थिति होती है तो कितना स्टॉक, कितने दिनों का स्टॉक होता है, और क्या कोयला मंत्रालय की ओर से यह बताया गया है कि उस स्तर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, सामान्य दिन में माना यह जाता है कि करीब करीब कोयले का 14 दिन से 21 दिन के आसपास का स्टॉक होना चाहिए एक पावर प्लांट के पास। उसमें भी इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो नॉन पीथेड पावर प्लांट्स हैं या पीथेड पावर प्लांट्स हैं। तो आमतौर पर 14 दिन से 21 दिन के आसपास का स्टॉक होना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक 7 दिन से कम हो जाए तो उसको सुपर क्रिटिकल स्टॉक कहा जाता है। मतलब एक तरीके से आप कहिए कि इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। तो ये स्थितियां हो गई थी। लगभग 110 पावर प्लांट के आसपास ऐसे थे जिनके पास कोयले का स्टॉक 7 दिन से कम हो गया। तो स्थितियां आ गई थी। करीब करीब 80 पावर प्लांट ऐसे थे जिनके पास स्टॉक जो है वो 4 दिन से कम हो गया था। लेकिन अब जब आप इसमें सुधार देख रहे हैं, करीब करीब 40 पावर प्लांट ऐसे थे जिनके पास स्टॉक 1 से 2 दिन का हो गया था। लेकिन अब लगभग सभी पावर प्लांट्स के पास एवरेज स्टॉक 5 दिन का है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम 5 दिन का स्टॉक तो है ही है, और इसके ऊपर भी कई पावर प्लांट के पास स्टॉक होंगे। और जबकि एडिशनल 2 लाख टन कोयले की सप्लाई हो रही है रोजाना आधार पे, तो आप मानकर चलिए कि अगले कुछ दिनों में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और खासकर इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि सर्दियों में पावर की डिमांड कम हो जाती है, तो इसका भी असर देखने को मिलेगा। चलिए प्रकाश, बहुत अच्छी खबर आपने बताई कि जिस तरह से अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, और ऊर्जा सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉर्निंग स्टार के सीईओ कुणाल कपूर ने पहले और आज के भारत की तुलना की है। उनका मानना है कि आज का भारत बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ है और काफी सकारात्मक सोच के साथ ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने क्या कुछ और कहा है, आइए सुनते हैं। आज की इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट है। जब मैं यूएस पहली बार आया था तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस नहीं थी। और आज जब मैं यंग लोग को मिलता हूँ और इकोनॉमी को देखता हूँ तो एनवायरनमेंट बहुत बदल गई है। और डेफिनेटली है कि केस के आजकल इंडिया की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, इंडिया की स्टैंडिंग बढ़ गई है। और आप अब देखो इतनी कंपनीज आ गई हैं, यूनिकॉर्न्स भी आ गए हैं इंडिया में, टेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया में बहुत सक्सीड कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत बदल गई है। मैं इंडिया से 1993 में यूएस आया था, और इस 25 साल हो गए हैं, और एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इन दैट वे।
बजाज फिनसर्व और मैरिको के नतीजे आ गए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ शरद दुबे मौजूद हैं। शरद, इन नतीजों के बारे में विस्तार से बताएं। बजाज फिनसर्व के अच्छे नतीजे आए हैं और ऑलमोस्ट टोटल इनकम का ग्रोथ देखने मिला है, वो 20% का ग्रोथ देखने मिला है। पैट में भी ऑलमोस्ट 14% का जंप देखने मिला है। याद रखिए ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए और बजाज फाइनेंस के, जिसके ऑलरेडी नतीजे आ चुके हैं और बेहतरीन नतीजे देखने मिले थे जो अबव एस्टिमेट्स कहा जा सकता है। जनरल इंश्योरेंस में लगभग 28% का जो है ग्रोथ देखने मिला है टॉप लाइन बेसिस पे, और लाइफ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है उसमें 52% ग्रोथ आपके न्यू इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट में देखने मिला है। क्लेम रेशियो अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी देखने मिली है 77.6% पे, और AUM में ग्रोथ लगभग 17% का हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी फोकस में रहेगा जहाँ पे AUM जो है 27% से बढ़ोतरी देखने मिली है। उसके अलावा आपको बात करेंगे FMCG स्पेस से मैरिको के जो नतीजे आए हैं लगभग इनलाइन नतीजे देखने गए हैं। आप रेवेन्यू ले लीजिए, एबिटा ले लीजिए, पैट ले लीजिए, तीनों जो हैं इनलाइन आए हैं। वॉल्यूम में ग्रोथ जो है लगभग 8% का देखने मिला, जो अनुमान था वो तकरीबन 8 से लेकर 10% तक था। मैनेजमेंट की जो आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव रही है मैरिको के लिए। वो एक्सपेक्ट करें कि मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो आपकी जो सेकेंड हाफ ऑफ FY22 में, और हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं चौथे तिमाही के लिए। ग्रॉस मार्जिन में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी सिक्वेंशियली देखा जाए तीसरी तिमाही में और चौथे तिमाही में। और आखिर में मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि जो एबिटा मार्जिन है उनमें भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा चौथे तिमाही के लिए। तो ओवरऑल जो है आपके बजाज फिनसर्व और मैरिको के जो लगभग अच्छे नतीजे आए हैं। जी शरद, आपने इन नतीजों के बारे में बता दिया और कल जो नतीजा UPL का आने वाला है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। कैसे रहेंगे नतीजे, विस्तार से बताएं। UPL के दूसरे तिमाही के नतीजे आने का उम्मीद है। जो ऑलमोस्ट रेवेन्यूज देखें तो 9% अप देखने का एक्सपेक्टेशन है। एबिटा में 17% का उछाल का अनुमान है। मार्जिन्स पे भी ऑलमोस्ट 130 बेसिस पॉइंट्स का जो है ग्रोथ देखने मिलेगा, लगभग 20% का आएगा। पैट में लेकिन एक अच्छी उछाल देखने मिलेगी 65% पे। तो क्या फैक्टर्स होंगे जो UPL के नतीजे जो है इतने अच्छे आने के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले रहेगा UPL की जो एक्सपोर्ट्स डिमांड है और एक स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड है, उसके कारण टॉप लाइन नंबर्स जो है डिसेंट रहेंगे। लगभग 9 से 10% का एक्सपेक्टेशन है। ग्रोथ रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ सारे रीजन्स में, और लैटाम और जो यूरोपियन यूनियन है और आपके जो इंडियन मार्केट से इनमें भी रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लैटाम में हाउएवर आपके जो है सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू की शेयर है और वो सबसे बड़ी डोमिनेंट पाई पे आती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम लोग आगे देखेंगे वो रहेंगे पॉजिटिव्स रहेंगे कि नए लॉन्चेस क्या हो रहे हैं, कैश फ्लोज में क्या बढ़ोतरी हो रही है और वर्किंग कैपिटल क्या कम हुई है कि नहीं। उसके अलावा नेगेटिव में जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल प्रेशर आ सकता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, तो बाद में चल के मार्जिन्स में प्रेशर अगले 2 या 3 क्वार्टर में आ सकता है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स रहेगा डेट रिडक्शन और कैपेक्स के क्या प्लान्स है। तो ओवरऑल जो है UPL के जो नतीजे आने वाले वो एक्सपेक्टेशंस है कि आपके प्रॉफिट में जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। बहुत शुक्रिया शरद पूरी जानकारी के लिए। बजाज ऑटो ने आज बजाज पल्सर के F250 और N250 वर्जन को लॉन्च किया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी ने बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज से इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में कंपनी की योजनाओं और नई 2 व्हीलर कंपनियों के बारे में पूछा। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। Taking a cue from what you had said, 2 lines. One is that you think that the Pulsar is, a bit late, 3 years late, and Pulsar has been one of the biggest learning for you. Do you think that from Chetak to Pulsar was one set of learning, and from Pulsar to going to Chetak in the EV space will be a big set of learning for the company and the industry? And the same question about EVs. Do you think, given the fact that the startups have really come in, gotten the funding, have the setup ready, the legacy industries are a bit too late in really realizing it, or you think that we're all on time? We on the day of definitely mail, why you want to stray into EV and startup space, I don't understand, but we will address it. So see, I like very much the quote of Charles Darwin when he says that it is not the most intelligent or the strongest of the species that survive, but the ones who are most adaptive to change. Good Indian two-wheeler companies are not really as lightweight as maybe some startups would like to think we are. So question is, who are you going to bet on?
Are you going to bet on, as you call them, the legacy companies, as you call us, or are you going to bet on the startups? I would bet on bet. Bet means Bajaj, Enfield and TVS. I would bet on bet. But the reason I would bet on bet, Utkarsh, is because, you know, we are champions. You know, there is a saying, where is the Utkarsh? I can't see him. There is a saying, breakfast of champions. You know what champions eat for breakfast? Champions eat oats for breakfast. You know oats? Oats matlab Ola, Ather, Torque and Smarty. तो अभी पिक्चर अभी बाकी है यार। देश में सोने की मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान पिछले साल से 47% ज्यादा सोने की मांग देखने को मिल रही है। क्यों बढ़ रही है मांग और क्या है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट में, पूरी डिटेल्स के साथ विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, जब दुनिया में जो है गोल्ड की मांग घट रही है, भारत में इस तरह से मांग बढ़ना, क्या है इसके पीछे वजह? कोविड के दूसरे लहर के बाद एक तो लोअर बेस का फायदा मिला, क्योंकि उसके पहले वाले जून से सितंबर वाली जो तिमाही, उससे पहले वाली तिमाही में डिमांड बेहद कमजोर थी, तो उस लोअर बेस की वजह से इस समय ज़्यादा हुई। तो गोल्ड का जो ओवरऑल डिमांड है वो 47% बढ़ा है जून सितंबर एंडिंग तिमाही में, और साथ ही ज्वेलरी डिमांड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 58% की ग्रोथ दिखी है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ बढ़ी है, लेकिन अगर आप तुलना करें ग्लोबली तो ग्लोबल डिमांड यहाँ पर कम हो रहा है। उसके बावजूद इंडिया में बढ़ने की वजह ये है कि पिछले 1.5 सालों से जिस तरह से डिमांड रुकी हुई थी, तो एक पेंट अप डिमांड भी वापस से लौट के आ रहा है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड लेवल से करीब 10,000 रुपए आसपास, 9,000 रुपए के आसपास सोना नीचे है, तो उससे भी यहाँ पर है। फिर तीसरा फायदा हो रहा है त्योहारों का। त्योहार दशहरे और दिवाली के आसपास सोने की मांग अच्छी बढ़ जाती है। इसके बाद अब शादियों की डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही, तो ये सब पूरा फायदा हो रहा है। उसके अलावा जो मॉनसून जो बेहतर रही है और मॉनसून एक्सटेंडेड मॉनसून है, तो लग रहा है कि रूरल इनकम भी बढ़ने वाली है, तो उसका भी फायदा यहां पर मिल रहा है। तो ओवरऑल पूरा एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव हो गया है गोल्ड के लिए, डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात की जाए, और उसी का फायदा यहां पर मिला है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में यह साफ इस बात का खुलासा हुआ है कि जो चौथी तिमाही होगी वो पिछले कई सालों में सबसे बेहतर रहने वाली है, और प्री कोविड लेवल, कोविड से पहले का जो डिमांड था वो हम अब वापस इंडियन मार्केट में देखते रहे। तो एक ओवरऑल अच्छा माहौल है फेस्टिव मौके पर। और गोल्ड के बाद अब बॉलीवुड से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई है। हालांकि एनसीबी ने आर्यन और उसके दोस्तों को जमानत देने का विरोध किया था। आर्यन खान की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में पैरवी की। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मुंबई की आर्थर रोड जेल, जहां हमारे सहयोगी मयूरेश गणपते मौजूद हैं। मयूरेश, क्या अपडेट मिल रही है इस खबर के बारे में? क्या कुछ आज घटा है? आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के साथ साथ और 2 आरोपियों को बेल जो है यानी जमानत जो है वो जारी की है। इन तीनों आरोपियों पे यही आरोप था कि इन तीनों को उस दिन ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था कॉर्डिला शिप पे। आज जब एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह ने अपने आर्गुमेंट रखे, तो उन्होंने बार बार यही कहा कि इनके पास से आर्यन के पास से रिकवरी नहीं, लेकिन इनका पहले इन्होंने जो है वो सेवन इसका किया था ड्रग्स का या कॉन्ट्राबैंड्स का, और बाकी के 2 आरोपी हैं उनसे रिकवरी हुई है। हालांकि अगर आपको याद दिला दे तो एक दिन पहले जब डिफेंस काउंसिल ने इसके बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी अगर होती तो इनके पास से ज्यादा क्वांटिटी बरामद होती। इनके पास से जो क्वांटिटी जो रिकवर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। और आर्यन पे जो एक चार्ज लगाया है कॉन्शियस पोजीशन का, जिसका मतलब है कि आर्यन जानते थे उनके दोस्त के पास क्या है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, और इस चार्ज के अंडर इन्हें बेल जो नकारा गया है वो नहीं होना चाहिए। तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑपरेटिव ऑर्डर जारी किया। उस ऑपरेटिव ऑर्डर ने इन्हें बताया है कि तीनों आरोपियों को इस केस में फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बेल जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बेल के कंडीशन क्या होंगे, ये बेल किस प्रकार से होगा, और इसके डिटेल कंडीशन और डिटेल ऑर्डर कल 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट बताएगा। तो ये तो तय है अब कि आज के दिन आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे।
क्योंकि बेल कंडीशन अभी तक हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। कल अगर हाईकोर्ट कैश बेल अप्रूव करती है, जो मुकुल रोहतगी ने कहा था आर्यन के वकील ने कि कैश बेल उन्हें देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आर्यन कल आ सकते हैं। लेकिन अगर अश्योरिटी के लिए उन्होंने मांगा, अश्योरेंस मांगा, तो पेपर वर्क में अगर डिले हो गया या पेपर वर्क में लंबा समय लगा तो कल भी उनका आना मुश्किल हो सकता है। तो अब सब निगाहें जो है वो कल बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से एक बार होगी। 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट बेल कंडीशन बताएगा और डिटेल ऑर्डर जो बेल का है वो भी प्रोनाउंस करेगा। बहुत शुक्रिया मयूरेश पूरी जानकारी के लिए। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।